हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोदी, अमित शाह और राजनाथ की 1 घंटे चली सीसीएस की मीटिंग, आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी। जी हां, जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर बहुत बड़ी बैठक हुई है राजनाथ सिंह, मोदी जी और अमित शाह के बीच में। बताएंगे अब आखिर क्या एक्शन लेगी भारत की मोदी सरकार इन आतंकवादियों पर। तो वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। साथ ही बताएंगे खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर भारत ने कनाडा को फिर चेतावनी दे दी है अलगाववादी गतिविधि को बढ़ाने पर, सुना दिया है खरी खोटी। तो वहीं आखिर भारत के सामने ये कैसी विडंबना, भारत और इजराइल का मिसाइल होगा आमने सामने। तो वहीं आने वाले समय में अल्पसंख्यक हो जाएंगे इस राज्य में हिंदू। बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा बयान दिया, सारी जानकारियां बताएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते और निरंतर विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां मोदी, अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी की 1 घंटे चली सीसीएस की मीटिंग, आतंकियों पर कड़े प्रहार की तैयारी। बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति सीसीएस की अहम बैठक हुई है। इस मीटिंग में शामिल बड़े चेहरे शामिल हुए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीनियर अधिकारी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक सीसीएस की ये बैठक काफी लंबी चली और इस दौरान जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बता दें आपको, पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आतंकी घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें अपने कई जवान भी शहीद हुए हैं। जानकारी सामने आई है कि अब सरकार इन आतंकवादियों पर बड़ा और कड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। जी हाँ, घाटी में हुए आतंकी हमलों में सबसे लेटेस्ट डोडा का मामला सामने आया है, जो आगे आपको बताएंगे। लेकिन बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ सिंह के इस मीटिंग के बाद ये वाकई में एक अनुमान लग चुका है कि इन आतंकवादियों को भारतीय सेना के शहादत का खतरा का जवाब देना पड़ेगा। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले पाकिस्तान की साजिश का बहुत बड़ा खुलासा आईएसआई दे रही। हिजबुल मुजाहिदीन को ट्रेनिंग क्या करने वाले हैं ये आतंकवादी, क्या करेंगे कोई बड़ा हमला। बता दे, आतंकवाद को जन्म देने वाले पाकिस्तान की एक और करतूत का खुलासा हुआ है। खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई जम्मू कश्मीर में हमले के लिए आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रही है। जी हां, जम्मू कश्मीर में भारत सरकार अगस्त में चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। इसके खिलाफ ही पाकिस्तान में साजिश रची जा रही है। इस खतरनाक साजिश के कुछ वीडियोस भी सामने आने लगे हैं। वीडियोस के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने आतंकवादी शिविरों को ट्रेनिंग देने के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। 20 अगस्त के आसपास जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव और निचले निकायों के चुनाव की इसमें घोषणा हो सकती है। आतंकी संगठन ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव ना कराए, वोटिंग ना कराए। क्योंकि अगर चुनाव हो जाता है तो भारत सरकार अपनी पकड़ और मजबूत कर लेगी और आतंकवादी और आतंकवाद का जननी पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। बहरहाल, अगर आप भी मानते हैं आतंकवादी या पाकिस्तान कितने भी प्रयास कर ले, चुनाव तो होकर ही रहेगा और जम्मू कश्मीर में शांति आकर ही रहेगी। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों, और मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। तो लगे हाथों आपको बता दें, आज की अभी की बड़ी खबर, कुपवाड़ा में मुठभेड़ अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। तो ठीक वहीं से कुछ अलग क्षेत्र पर, दूसरे क्षेत्र में यानी डोडा में भी ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें, उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने यहाँ 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया है, जो नियंत्रण रेखा से घुसपैठ कर प्रदेश में अशांति फैलाने के इरादे रखे हुए थे। तो वहीं एक बुरी खबर यह है, देर रात करीब 2 बजे डोडा के कासीगढ़ इलाके में हुई मुठभेड़ में अपने 2 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें राजकीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद कमान अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में उनको गेट वेल सून कहना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि लगातार ये आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। लेकिन 2022-2023 में ये हमले, यानी कि 2022-23 में 3 हमले हुए थे, लेकिन लगातार 2024 में ये जनवरी से हमले होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? क्या पाकिस्तान भारत का वो सर्जिकल स्ट्राइक भूल चुका है कि कैसे भारत ने उसके घर में घुसकर उसके आतंकवादियों को मारा था? क्या फिर से वो दोहरी चोट खाना चाहता है भारत की तरफ से? क्या वो लातों का भूत बन चुका है? जो भी आपकी राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक पर खबर देखने के बाद। तो वहीं बता दें, खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर भारत ने कनाडा को फिर दी चेतावनी, अलगाववादी गतिविधि को ना दे बढ़ावा। बता दें, कनाडा में खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस खालिस्तान के लिए रेफरेंडम बनाने की तैयारी में है। इसके लिए जगह और तारीख भी तय कर दी गई है। जी हाँ, आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद घोषणा की है
है कि कनाडा के एक सरकारी जगह पर 28 जुलाई को रेफरेंडम कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसको लेकर भारत ने कनाडा की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कनाडा को चेता दिया है कि अपनी धरती पर अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देना बंद करें। भारत ने रेफरेंडम का आयोजन पब्लिक जगह पर कराने को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की है। ओटावा में भारत के उच्च आयोग ने देश के विदेश मंत्रालय ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को औपचारिक तौर पर ये बातें कही हैं। जी हां, इस बीच कैलगरी के कुछ जगहों पर रेफरेंडम को लेकर कई पोस्टर लगाए गए थे। रेफरेंडम का आयोजन कैलगरी में ही किया जाएगा। कुछ लोगों ने उन पोस्टर पर स्प्रे पेंट कर इल्लीगल साइन लिखा। तो वहीं एसएफजे की तरफ से आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी इसकी पुष्टि की है कि कई बैनर और पोस्टरों को खराब कर दिया गया है। इन पोस्टरों में तलविंदर सिंह परमार की तस्वीरें भी हैं, जिसे 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बम विस्फोट का मास्टरमाइंड माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन रेफरेंडम से सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ सकती है, लोगों के बीच में द्वेष की भावना पैदा हो सकती है, लड़ाइयां हो सकती हैं, दंगे हो सकते हैं, लोगों की जानें जा सकती हैं। इन चीजों से ट्रूडो को कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने वो क्यों ही कनाडा के प्रधानमंत्री बन बैठे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि तुरंत प्रभाव से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश में भड़की हिंसा को देखते हुए भारतीय उच्चायोग ने जारी कर दिया एडवाइजरी। कहा यात्रा करने से बचें। जी हां, बांग्लादेश में फिलहाल माहौल अशांत बना हुआ है। यहाँ सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन यानी आरक्षण की व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। हालात किस कदर बेकाबू हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में मंगलवार को 3 विद्यार्थियों सहित कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा अन्य लोग घायल हो गए। बिगड़े हालातों को देखते हुए ढाका में भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश में रह रहे अपने नागरिकों और छात्रों के लिए एक तत्काल एडवाइजरी जारी की है। इसमें देश में बढ़ती अशांति के वजह से गैर जरूरी यात्रा से बचने और अपने घरों से बाहर कम से कम निकलने की सलाह दी है। तो वहीं बता दे, भारत इजराइल की मिसाइल होगी आमने सामने। पर लय खरीदना चाहता है आर्मेनिया। क्या दो दोस्तों के हथियारों के बीच होगी टक्कर? आपको बता दें, भारत और इजराइल के बेहद अच्छे संबंध है, लेकिन दोनों दोस्तों के हथियार भविष्य में आमने सामने आ सकते हैं। जी हां, आर्मेनिया ने भारत की परलय मिसाइल में दिलचस्पी दिखाई है। कथित तौर पर आर्मेनियाई इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की ओर से विकसित लॉन्ग रेंज आर्टिलरी यानी लोरा बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करना चाहता है, जो उसके कट्टर दुश्मन अजरबैजान ने खरीदी है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक लोरा का मुकाबला करने के लिए आर्मेनिया भारत की परला मिसाइल खरीद सकता है। फिलीपींस को ब्रह्मोस निर्यात के बाद अगर आर्मेनिया को परला मिसाइल भारत बेच पाता है तो यह पूरी दुनिया में डीआरडीओ की छवि मजबूत करेगा। ब्रह्मोस की तुलना में परला मिसाइल में स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत ज्यादा है, इसीलिए इसके निर्यात से भारत की कमाई भी ज्यादा होगी। लोरा की रेंज 400 किलोमीटर है और टर्मिनल मार्गदर्शन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अपने टारगेट से 10 मीटर तक चूक सकता है। यानी पहली बार ऐसा है जहां इजराइल और भारत की मिसाइलें आमने सामने होंगी। जी हां, क्या लगता है दोस्तों आपको कौन होगा नंबर 1? तो वहीं बता दें, रशिया ने भारत से दोस्ती पर अमेरिका को सुना दी खरी खरी। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर जेलेंस्की की भी लगा डाली किल्लास। बता दें, रूस ने भारत से दोस्ती पर अमेरिका को खरी खरी सुनाई है और पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति की भी क्लास लगाई है। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि भारत एक महान शक्ति है जो अपने राष्ट्रीय हितों का निर्धारण खुद करता है और अपने साझेदार भी खुद चुनता है। उन्होंने मॉस्को के साथ ऊर्जा सहयोग के कारण नई दिल्ली पर डाले जा रहे अत्यधिक दबाव को पूरी तरह से अनुचित बताया। बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में लावरोव ने मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हाल ही में हुई शिखर बैठक पर यूक्रेन की टिप्पणी को अपमानजनक करार दिया। तो वहीं बता दें, पाकिस्तान ईरान का नाम लेकर जेडी वेंस ने ब्रिटेन पर दे दिया बड़ा बयान। कहा इस्लामिक देश बनेगा ये ब्रिटेन। जी हां, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने ब्रिटेन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से ब्रिटेन और अमेरिका के नेताओं में बयानबाजी शुरू हो गई है। जेडी वेंस ने कहा कि ब्रिटेन परमाणु हथियार हासिल करने वाला पहला इस्लामिक देश बन जाएगा। उन्होंने ब्रिटेन की नई सरकार पर तंज भी कसा और कहा कि लेबर पार्टी के चुनाव जीतने के बाद ब्रिटेन पहला इस्लामिक देश बन सकता है जो परमाणु हथियार हासिल करने में कामयाब हो सकता है। जेडी का यह तंज किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके दोस्त और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी के लिए था। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार वेंस ने कहा कि मुझे ब्रिटेन को हराना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, दोनों चर्चा कर रहे थे कि परमाणु बमों का प्रसार दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक है, लेकिन बाइडेन प्रशासन को इसकी परवाह ही नहीं है। दोस्तों, तो वहीं बता दें, क्या ट्रंप पर गोली का ठीकरा भी भारत पर फोड़ रहे हैं पाकिस्तानी? अमेरिका में पूछा ऐसा सवाल। बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के मामले की जांच जारी है और इस घटना में शामिल हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स को सुरक्षा अधिकारियों ने मौके पर ही मार गिराया था। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान
पाकिस्तानी पत्रकार इस घटना की सुई भी भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में पेंटागन में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने इसके तार कनाडा और न्यूयॉर्क के मामलों से जोड़ दिए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पेंटागन की तरफ से आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी पत्रकार जहान जेब अली ने एक सवाल पूछा। उन्होंने प्रेस सेक्रेटरी पैट राइडर से पूछा कि क्या रविवार को पेंसिल्वेनिया में ट्रंप की रैली पर हुई गोलीबारी में विदेशी ताकतें भी शामिल थी। इस घटना में ट्रंप घायल हो गए थे क्योंकि गोली उनके कान से छूकर निकल गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी पत्रकार अली का सवाल था कि क्या आपको लगता है कि कोई विदेशी ताकत इस देश में अशांति पैदा करने के लिए इस तरह के हत्या की कोशिश में शामिल है। उन्होंने आगे पूछा, हम मीडिया में एक ऐसे कई न्यूज सुन रहे हैं कि किसी विदेशी देश का नाम हो सकता है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि यहाँ न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक को मारने की कोशिश और कनाडा में विदेशी सरकार शामिल रही है। दोस्तों, इस पाकिस्तानी पत्रकार का इशारा पन्नू को लेकर था, जहाँ पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं कि निखिल गुप्ता द्वारा उनको मारने की कोशिश की गई। वैसे में ये पाकिस्तानी पत्रकार पाकिस्तान से मोटिवेट होकर के ट्रंप के हमले पर भी भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, ऐसे में अमेरिका ने कहा कि इसकी जांच चल रही है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी पत्रकार की इन बातों से आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि वो भारत को कैसे डिफेम करने की कोशिश कर रहा है। इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे, बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, भारत को जल्द मिलेगा महाविनाशक युद्ध पोत। रशिया में इंडियन नेवी कर रही है ट्रायल। पाकिस्तान और चीन की बढ़ने वाली है टेंशन। जी हाँ, भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 2 जहाज रूस में तैयार किए जा रहे हैं। ये तलवार क्लास के स्टील्थ फ्रिगेट जहाज हैं। $2.5 बिलियन की लागत से इन्हें बनाया जा रहा है। रशिया के किलिनिनग्राद में ये यंत्र शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। पहले शिपयार्ड का नाम INS सुशील और दूसरे का INS तमाल है। 2 स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS तुशी को स्वीकृति परीक्षण के लिए इंडियन नेवी के लगभग 200 कर्मी इस समय रशिया में मौजूद हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पहला जहाज सितंबर के मध्य तक भारत में आ सकता है। द प्रिंट में छपी रिपोर्ट में सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि तमाल अगले साल की शुरुआत में भारत को सौंपा जा सकता है। दोस्तों, वहीं बता दें, 6 सैन्य जहाज और 20 विमानों के जरिए चीन ने की ताइवान को घेरने की कोशिश। ड्रैगन की साजिश का यूं हुआ पर्दाफाश। बता दें, ताइवान और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है। ताइवान के आसपास चीनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ते हुए देखा गया है। ताइवान के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में चीनी विमान और जहाज मौजूद हैं। ताइवान ने खुद इसकी जानकारी दी है। MND ने ताइवान के आसपास 20 PLA विमानों और 6 PLAN जहाजों को डिटेक्ट किया, जो सैन्य गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। खोजे गए विमानों में से 10 ने तो ताइवान की मध्य रेखा को पार कर लिया और ये पारंपरिक रूप से दोनों पक्षों को अलग करने वाली एक अनौपचारिक सीमा के रूप में कार्य करती है। तो वहीं बता दें, भेड़ बकरी चराने वाला भारतीय फंसा पाकिस्तान के नापाक जाल में। वीडियो बनाकर भेज रहा था सरहद पार। जी हां, पश्चिमी राजस्थान से लगती भारत पाकिस्तान सरहद सीमा पर पाकिस्तान के नापाक इरादे दिन ब दिन उजागर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत की जासूसी के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहा है। ऐसा ही एक मामला सेना की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज यानी MFFR ये सामने आया है, जहां पर भेड़ बकरियां चराने वाले एक चरवाहे को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने जाल में फंसा लिया। चरवाहे को लालच देकर फायरिंग रेंज के वीडियो बनवा लिए। मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी MIO को फायरिंग रेंज में भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे को ऊपर शक होने पर सेना ने उसे पकड़ लिया और बुधवार को महाजन पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी चरवाहे से पूछताछ कर रहे हैं। महाजन पुलिस थाना प्रभारी कश्यप सिंह ने बताया कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के महादेवाली निवासी चरवाहे रामलाल को सेना ने पुलिस के हवाले कर दिया है। रामलाल के मोबाइल में पाकिस्तान नंबर पर कॉल करने और चैटिंग करने का भी डेटा मिला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सेना के रेंज क्षेत्र में भेड़ बकरी चराने वाले रामलाल के मोबाइल पर कुछ समय पहले पाकिस्तान नंबर से मैसेज भी आया था। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि जो देश का नहीं वो देश में रहना नहीं चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो वहीं बता दें, बलूचिस्तान में चल रहा खूनी संघर्ष, पाकिस्तानी शख्स बोला जिहाद है जरूरी। बता दें, बलूचिस्तान में वहां के सोशल एक्टिविस्ट जहीर बलोच को मिसिंग घोषित कर दिया गया, जिसके बाद से बलूचिस्तान के क्वेटा शहर में प्रदर्शन तेज हो गया है। बलूच नेशनल मूवमेंट के सदस्यों ने पाकिस्तानी सरकार पर अपने लोगों को गायब करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जून महीने में बलूचिस्तान के 12 जिलों से 54 लोग गायब हुए हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तानी आर्मी लोगों को गायब करवा रही है। इन्हीं मसलों को लेकर बलूचिस्तान में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इस मसले पर बातचीत के दौरान पाकिस्तान युवक ने कहा कि जिहाद जरूरी है और इसने जिहाद की परिभाषा भी बताई। दरअसल पाकिस्तान के प्रसिद्ध यूट्यूबर शोएब चौधरी ने बलूचिस्तान में चल रहे प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के लोगों से बात की। उस दौरान युवक ने ये बात कही, कहा कि इस्लाम के मुताबिक जिहाद जरूरी है और ये आवश्यकता पड़ने पर होते रहना चाहिए। युवक ने कहा कि जिहाद का मतलब दूसरे समुदाय के लोगों को मारना नहीं होता, बल्कि जहाँ पर जुल्म हो रहा हो उसके हिसाब से वहाँ पर जिहाद होना चाहिए। तो वहीं बता दें, ट्रंप पर हमले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को चेताया, भाषा की मर्यादा का रखे ध्यान। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टी के नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने से बचने का सुझाव
जवाब दिया है। बीजेपी की तरफ से यह बयान 13 जुलाई को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के संदर्भ में दिया गया है। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अंग्रेजी अखबार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के लेख का हवाला देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से एक जरूरी बात सामने आई है। ये हमले ज्यादातर विपक्षी नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद हुए हैं। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेस नेताओं के भाषणों में मौत और कब्र खोदना जैसे हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। राजनीति एक चीज है, लेकिन हिंसा भड़काना इससे अलग है। ऐसे में अगर आप भी सुधांशु त्रिवेदी जी के इस बात का समर्थन करते हैं कि किसी को भी बयानबाजी मर्यादा में रहकर ही करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और आप लोग विपक्ष को क्या सुझाव देना चाहेंगे उनके बयानबाजी को लेकर बताना मत भूलिएगा, तो वहीं बता दें। असम में अल्पसंख्यक हो जाएंगे हिंदू, जी हां, सीएम हिमंत बिश्व शर्मा राज्य की मुस्लिम आबादी से चिंतित क्यों है आपको बता दें। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के बयान ने एक बार फिर मुस्लिम आबादी पर बहस को ला करके खड़ा कर दिया है। रांची में उन्होंने दावा किया था कि मुस्लिम आबादी के कारण असम की डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई है और कई जिलों में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी बन चुके हैं, अल्पसंख्यक बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि 1951 के दौरान असम में 12% मुसलमान थे, जो अब 40% तक पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। उन्होंने इसके लिए अवैध घुसपैठ को जिम्मेदार भी बताया। उनके इन आंकड़ों पर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं। टीएमसी की नेता सुष्मिता देव ने दावा किया है 1951 में मुसलमानों की आबादी 25% थी। उन्होंने कहा कि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है, तो 40% का आंकड़ा कहां से आ गया। बता दें कि 2011 में हुई जनगणना में असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख थी। हिंदुओं की जनसंख्या 1 करोड़ 92 लाख यानी 61% थी। राज्य में 1 करोड़ 7 लाख मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 34% था। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि 2021 में असम में अल्पसंख्यक आबादी 37% के पार चली जाएगी। बहरहाल इन मुद्दों पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, काफी सेंसिटिव मुद्दे हैं, इस पर अपना राय देना मत भूलिएगा और भारत को विकसित बनाइएगा। और इस वीडियो को जितना ज्यादा आज हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।